अब पीरियोडिक फंक्शन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, लेट एफ एक्स satisfy for all x belonging to R, then prove that it is a periodic function. इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। बस मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स ऐसी एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा एक इक्वेशन क्रिएट करना है, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो यहीं से क्रिएट होगा। सॉल्यूशन गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सेवन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मान लिया ये इसके बराबर है फिर हम बोलेंगे ये इसके बराबर है, ऐसा कुछ नहीं। ये इसके बराबर क्यों है? कुछ जरूरी थोड़ा है कि इंडिविजुअली टर्म्स बराबर हो तभी ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि ये इसके बराबर हो गया। अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स चाहिए तो इफेक्टिवली ये जो चार एफ लिखे हैं इनमें से मेरे को दो एफ हटाने, ठीक है। एंड अगेन इस वाले केस में इस इक्वेशन के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस इक्वेशन के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी निकलना होगा यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, x की जगह x प्लस टू रख दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चों को इसी से दिक्कत हो जाती है कि x बराबर x प्लस टू कैसे रख दिया, x कैंसिल कर दें, ऐसा थोड़ा है। देखो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें तो x एक वेरिएबल है, उस x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो अगर इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मान लिया हमने x की जगह y प्लस टू रखा तो y में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन भी y की सारी वैल्यूज़ के लिए सही होगी। जब वो सही होगी तो उसमें y की जगह वापस x रख देंगे, तो x की जगह x प्लस टू रख दिया, ये ठीक है, या फिर डायरेक्टली रख दिया। तो x प्लस टू रखने से ये कितना हो जाएगा, x प्लस टू प्लस वन, तो x प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ये हो जाएगा x प्लस टू प्लस फाइव, तो x प्लस सेवन हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस फाइव हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ x प्लस नाइन हो जाएगा। अब हमें एफ ऑफ मतलब x की जगह x प्लस टू रखने का कैसे सूझा, तो उसका मतलब ये है कि देखो हमने यहाँ से हमारा एम क्या था, दो एफ को हटाना, ठीक है। अब जो अगला इक्वेशन x की मतलब कुछ और रखेंगे, फिर इन दोनों को मैनिपुलेट करेंगे एंड वी विल होप कि दो एफ खत्म हो जाए। तो जो नया इक्वेशन आएगा उसमें भी टर्म इसी तरह के होने चाहिए ना, तभी तो वो आपस में मैनिपुलेट होकर आंसर कुछ आ सकता है। तो इसलिए हमने x की x प्लस टू रखने से क्या होगा कि ये वाला और ये वाला मैच कर गया, ठीक है, काफ़ी कुछ मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया एंड सो ऑन। अब इसको अगर हमने सिंपली ऐड कर दिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, थ्री और थ्री ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सेवन और सेवन ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस नाइन, ठीक है। और इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वन की जगह एक्स रख दिया, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एट, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइप इक्वेशन आ गया। दैट वुड मीन कि फंक्शन एफ इज पीरियोडिक एंड 8 इज इट्स पीरियड, ठीक है। अब ये जो 8 पीरियड आया तो फंडामेंटल पीरियड इससे छोटा भी हो सकता है, मतलब मेरे को ये पता है कि 8 के बाद ग्राफ रिपीट करेगा, ये पक्की बात है, बट उससे छोटा भी साइकिल हो सकता है, पीरियड 4 भी हो सकता है, ये ठीक है। 8 का कोई भी डिवाइजर हो सकता है और कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, तो फिर पीरियड अनडिफाइन ही हो जाएगा।
मतलब फंडामेंटल पीरियड अनडिफाइन हो जाएगा। तो इससे केवल हमें पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फंडामेंटल पीरियड के बारे में कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, सो दिस इज इट। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। पॉज इट एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 2 क्या है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। सेकेंड हो गया y इज इक्वल टू साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। थर्ड हो गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट जस्ट टू गेट एन आइडिया। अब इसमें हम पीरियोडिसिटी का यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स हो गया, तो इसका फंडामेंटल पीरियड इज π/2। एक्स की जगह एक्स प्लस π/2 रखेंगे तो वापस सेम फंक्शन आ जाएगा। अब ये जो फंडामेंटल पीरियड π/2 है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि अगर मैंने 0 से π/2 में ग्राफ बना लिया, मतलब 0 से π/2 में कोई भी इंटरवल जिसका लेंथ π/2 है, अगर हमने उसमें ग्राफ बना लिया तो वो तो एक साइकिल के बराबर होगा। वही साइकिल दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ लगातार रिपीट होती चली जाएगी, हमारे पास पूरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ ये है कि अगर फंडामेंटल पीरियड π/2 है तो वी कैन मेक ग्राफ ओनली इन 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 के अंदर ही बस केवल ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब 0 से π/2 हमारा नया डोमेन हो गया। ठीक है, इसी के अंदर ग्राफ बनाएंगे बस। 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो फिर इस वाले केस में क्या होगा कि मॉड हट जाएगा और इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैनिपुलेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, तो इसको वी कैन राइट डाउन √2 साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, इसको हम 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। 1/√2 को साइन 45 और कॉस 45 लिख लिया, तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा साइन एक्स कॉस 45 प्लस कॉस एक्स साइन 45। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस π/4, इसलिए ये ग्राफ आ गया। अब साइन एक्स प्लस π/4 जो है वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस π/4 किया तो इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया ऐसे π/4 यूनिट से। ठीक है, उसके बाद √2 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले जो ये पीक 1 तक जा रहा था अब √2 तक चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस π/4। ये पहले पाई था बट π/4 से अगर इधर शिफ्ट किया, एक्स की जगह एक्स प्लस π/4 करने में ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ लेफ्ट पे शिफ्ट होता है π/4 यूनिट से, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, अब हमें तो केवल 0 से लेके π/2 तक ही मतलब है, तो इतना ग्राफ आएगा। 0 रखने पे साइन π/4 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 1, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई। π/2 रखने पे साइन π/2 प्लस π/4 कॉस π/4 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1/√2, तो वो भी 1/√2 इंटू √2 विल गिव यू 1। तो इतना ग्राफ हमारे काम का है इसमें। ठीक है, तो अभी तो ये हमें ग्राफ केवल कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, 0 से π/2 तक। ठीक है, अब इसको हमने सेपरेट कर लिया।
तो 0 से π/4 तक, सॉरी 0 से लेके π/2 तक ये जो पीक आएगी ये π/4 पे आएगी। π/4 रखेंगे तभी π/4 प्लस π/4 π/2 होगा, साइन π/2 1 होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगा। ठीक है, और चलो ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमारी एक साइकिल हो गई 0 से लेके π/2 तक। अब इसी को हम रिपीट कराते हैं दोनों तरफ, इधर भी एंड इधर भी, तो फिर ये हमारे पास पूरा ग्राफ आ जाएगा किसका, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस π/4 का। ठीक है, सॉरी x प्लस π/4 का नहीं, जो ओरिजिनल ग्राफ था मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, और इसी ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, 1 से लेके √2 तक, वो उसका रेंज होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट f ऑफ gx में जो अंदर वाला फंक्शन होता है gx, उसका जो पीरियड होगा वो पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो इसमें अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 1, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया 1। ये ठीक है, दैट इज वी कैन ड्रॉ ग्राफ ओनली इन, कोई भी एक इंटरवल ले लिया 0 से लेके 1 तक, मान लिया जिसका लेंथ 1 हो, तो 0 से लेके 1 तक में ग्राफ बना लिया बस। फिर उसी की साइकिल को बार बार रिपीट करा दिया दोनों तरफ, तो टोटल ग्राफ आ जाएगा। अब 0 से 1 ही क्यों ले लिया, थियोरेटिकली तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 से 2 भी ले सकते हैं, -1 से 0 भी ले सकते हैं। 0 से 1 में बस क्या होगा कि हमें थोड़ा दिमाग पे कम जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट को देखो क्या लिख सकते हैं, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। नंबर में से अगर मैं इंटीग्रल पार्ट हटा दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। अब x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में अगर x 0 से 1 तक जा रहा है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, 0.4, ये ठीक है, 0.22, उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो दैट वुड मीन कि y इज इक्वल्स टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी साइन x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और इस इंटरवल में ये 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा कितना हो गया साइन x। ठीक है, तो इफेक्टिवली इसने क्या बोला कि देखो साइन x का ग्राफ बना लो और उसी को 0 से 1 के बीच में रख लिया। अब जो साइन x का ग्राफ है वो तो ऐसे आता है। ठीक है, 0 से 1 मार्क किया, कहाँ पे आएगा π/2। ठीक है, π/2 तो 1.57 कुछ हो गया, तो 1 तो इसके इधर ही आ जाएगा। ठीक है, 1 पे भी ओपन है तो ये पॉइंट भी नहीं चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, ये पॉइंट तो चाहिए 0 वाला पॉइंट, तो इतना ग्राफ आया। अब इसी को रिपीट करा दिया तो y इज इक्वल्स टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कंप्लीट ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा दोनों तरफ। ये हो गया 0 1 2 3 x एक्सेस -1 -2। अच्छा, ये ग्राफ तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का है, तो अगर इसमें हमने x की जगह 0 रखा तो ये वाला वैल्यू साइन 1 आ जाएगा। 1 तो ऊपर आएगा, ये तो साइन 1 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन 1। तो फाइनल ग्राफ विल लुक लाइक दिस। I would say pause the video and note it down.
y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन और फ्रैक्शन का रोल रिवर्स हो गया। इस बार अंदर फ्रैक्शनल अंदर साइन एक्स आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स आ गया। अब एफ ऑफ जी एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन है वही पीरियड डिसाइड करता है। तो इसमें अगर अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 2 पाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया इसका 2 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेक ग्राफ इन 0 से 2 पाई, और फिर वही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को लिखने का देखो एक तरीका तो ये हो गया कि नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है, देखो किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अगर ऐसे इंटीग्रल पार्ट हमने इन्वॉल्व किया किसी भी क्वेश्चन में, या फिर इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो इंटीग्रल पार्ट तो बेसिकली क्या होगा, इंटरवल वाइज कांस्टेंट होगा। मतलब कुछ ऐसे कि 1 से लेके 3 तक गए, इंटीग्रल पार्ट हमेशा 2 रहेगा। फिर 3 से लेके 4 तक गए तो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू मान लिया 3 हो गया। फिर आगे गए तो 4 हो गया। तो हमारा जो एनालिसिस है वो भी हमें इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड ब्रेक करना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है कुछ कुछ इंटरवल में तो कांस्टेंट रहेगा। तो जहाँ जिस इंटरवल में कांस्टेंट रहेगा उसी इंटरवल के अराउंड वी आर सपोज टू ब्रेक द इंटरवल ऑफ एनालिसिस। तो इस वाले केस में जैसे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये वाला नंबर वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिक्कत कहाँ पे होती है, कहाँ पे वो ब्रेक लेता है, जहाँ पे भी उसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर बन जाए। तो जहाँ पे भी साइन एक्स इंटीजर होगा वहाँ पे इसका ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए हमें तो 0 से 2 पाई तक ही मतलब है, ऐसे ग्राफ बनाया 0 से लेके 2 पाई तक, सॉरी 0 से लेके पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये हो गया पाई/2। ठीक है, ये वैल्यू है माइनस। अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर हम 0 से पाई/2 तक जाएं, x की वैल्यू अगर हम 0 से पाई/2 तक ले जाएं तो साइन x की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। ये ठीक है, ओपन 0 से ओपन 1 तक। उसका अगर हमने इंटीग्रल पार्ट लिया, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, उसका इंटीग्रल पार्ट लिया तो 0 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इसका कोई रोल नहीं आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। सो इंटायर वैल्यू विल बी साइन एक्स। कब, अगर हम x को ले जाएं 0 से लेके पाई/2 तक। ठीक है, अब अगर हमने x बराबर पाई/2 रख दिया तो ये साइन पाई/2 तो एक पॉइंट है केवल। ठीक है, तो अगर हमने x बराबर पाई/2 रखा तो ये साइन पाई/2 1 हो जाएगा। अच्छा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अगर हमने x के पाई/2 रखा, ये साइन पाई/2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो इट विल बी 0 इफ वी टेक x इज इक्वल टू पाई/2। अब अगर मैं पाई/2 से पाई तक जाऊं तो साइन की वैल्यू ऐसे आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से लेके 0 तक। तो उसमें तो फिर यही होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, 0.5 0.99 कुछ भी हो, इंटीग्रल पार्ट तो 0 रहेगा। इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा तो इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, केवल ये बचेगा। तो फिर केवल कितना आ गया, साइन एक्स। अगर x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई/2 से पाई तक। पाई/2 पे सॉरी क्लोज नहीं आएगा, पाई/2 पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, पाई पे क्लोज लगा सकते हैं। पाई पे क्लोज क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि पाई पे 0 वैल्यू है, तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब एक ही बात है। ठीक है, अब देखो पाई से अगर मैं 3 पाई/2 तक जाऊं, ठीक है, यहां पे कोई भी x लिया तो उस पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 और -1 के बीच में होगी, समथिंग लाइक -0.7। तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा -1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, सबका इंटीग्रल पार्ट -1 रहेगा। एंड बाई चांस इस बार इस पॉइंट का भी इंटीग्रल पार्ट -1 रहेगा। मतलब इसमें तो क्या था
कि जब हम ऐसे जा रहे थे इस ग्राफ के ऊपर तो वैल्यू 0 आ रहा था इंटीग्रल पार्ट का, 0 0 0 0 केवल इस पे 1 हुआ, फिर उसके आगे 0 0 0 0 0, तो इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ा ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू ऐसे आता रहेगा -1 -1 -1 -1 -1, और इस पे भी -1 ही रहेगा। ठीक है, -1 का इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, इस पे -1 क्यों रहेगा, क्योंकि -0.9 का इंटीग्रल पार्ट तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे -1 -1 -1, तो इसमें हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर -1 आएगी तो sin x माइनस ऑफ -1 विल बी +1, तो यह आ जाएगा sin x +1। कहां से कहां तक, पाई से 2π तक। ठीक, तो अब इसने इफेक्टिवली क्या बोला, इसने बोला कि देखो sin x का ग्राफ खींचो, उसको 0 से π/2 के बीच में रख लो और π/2 से π के बीच में रख लो। ठीक है, अब sin x का ग्राफ तो यही है, तो मतलब इस ग्राफ का हमने पोर्शन क्या किया, ऐसे था sin x, तो 0 से π/2 के बीच में रख लिया, मतलब इतना पोर्शन रख लिया। ठीक है, फिर π/2 से π के बीच में रख लिया, और π/2 पे y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर π/2 पे y बराबर 0 है। उसका मतलब हो गया कि ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट आ गया π/2, 0, तो π/2, 0, तो ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट यहां से उतर के यहां पे आ गया। ठीक है, अच्छा ये सारे कंप्लीट हो गए। अब उसने क्या बोला, sin x + 1 का ग्राफ खींच लो π एंड 2π के बीच में। ये ग्राफ जो है वो है y बराबर sin x का, तो sin x + 1 के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह y -1 कर दिया, तो 1 को जब उधर ले जाएंगे तो 1 + sin x आ जाएगा। y की जगह y -1 करने पे पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है 1 यूनिट से, तो उसकी वजह से जो ग्राफ आएगा इट विल लुक लाइक दिस। ये ठीक है, ये ग्राफ हो गया y = sin x + 1 का, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, 0 π/2। ठीक है, आगे ऑफ कोर्स ऐसे भी चला जाएगा। तो ये 1 + sin x वाला जो ग्राफ है, हमारा किस में इंटरेस्ट है, पाई और 2π के बीच में, मतलब इतने ग्राफ में इंटरेस्ट है बस। तो हमने इतना ग्राफ रख लिया, बाकी हटा दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है, तो इतना ग्राफ जो है वो बेसिकली विल लुक लाइक ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 3π/2 एंड दिस विल बिकम 2π। अब ये हमारे लिए एक साइकिल हो गया, इसी साइकिल को रिपीट कर दिया, तो दिस एंड दिस मिला के एक साइकिल बना। तो इसके आगे वाली जो साइकिल आएगी वो ऑफ कोर्स ऐसे आएगी। फिर ठीक है, ऐसे ही इधर, अब यही चलती जाएगी, यहां पॉइंट आएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का। Pause it and note it down. Next classification is 1-1, many one। ठीक है,
पहले तो हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि है क्या ये 1 1 और मैनी 1 का मतलब क्या है। देखो एक एक्स की वैल्यू के लिए 2 वाई का वैल्यू तो कभी नहीं आ सकता अगर फंक्शन है तो। मान ली मैंने x बराबर 1 रखा और y की वैल्यू 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट 2 डिफरेंट x की वैल्यू के लिए सेम y आ सकता है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, इट इज़ ए वेल डिफाइंड फंक्शन। इसमें हम x की वैल्यू 2 रखें तो भी 4 आएगा, -2 रखें तो भी 4 आएगा। तो 1 1 और मैनी 1 बस इसी को डिफरेंशिएट करेगा कि अगर हर किसी भी 2x के लिए सेम y ना आए। ठीक है, मान ली कोई भी 2x ऐसा नहीं है डोमेन के अंदर जहाँ पे y का वैल्यू सेम आ रहा हो तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, एज सिंपल एज दिस। और अगर मान लिया हमें ऐसे कोई भी 2x मिल जाए बाई चांस जहाँ पे y का वैल्यू सेम आ रहा है, उसके अलावा कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2x जो डोमेन के अंदर है उन पे y का वैल्यू सेम आ जाए तो फिर वो मैनी 1 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, बस यही डेफिनेशन हो गया। तो इसी को लिख लेते हैं हम। फर्स्ट, अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड 1 1, ये ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव 1 1 और इंजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज has only one pre-image। ठीक है, मतलब उसमें रेंज में कोई भी उठाओ उसका एक ही प्री इमेज आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि किसी भी 2x के लिए सेम y नहीं आ सकता। अगर 2x के लिए सेम y आएगा तो उस y का तो 2 प्री इमेज आ गया, तो ऐसे इसके लिए तो मना किया इसने। तो दैट वुड मीन कि फंक्शन क्या हो गया 1 1। ये ठीक है। अब अगर 1 1 या फिर इंजेक्टिव भी बोलते हैं, अगर इसको हम डायग्राम वाइज समझना चाहें तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, मान लिया बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 बीटा 6 बीटा 7। ये ठीक है, इसके लिए ये x आ गया, इसके लिए ये x आ गया, इसके लिए मान लिया ये आ गया, इसके लिए ये आ गया, इसके लिए मान लिया ये आ गया। तो ये 1 1 हो गया, क्योंकि रेंज के अंदर इसमें क्या क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 एंड बीटा 7 ये रेंज के अंदर है। बीटा 5 और बीटा 6 रेंज के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 7 ये जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, इसमें किसी भी एलिमेंट का चेक करो, कोई भी 2 एरो उसके पास नहीं पहुंच रहे। ये ठीक है, एक ही एक एरो पहुंच रहा है। ये ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में समझाना हो गया। इसका मतलब क्या है कि रेंज के हर एलिमेंट का प्री इमेज यूनिक है, एक ही है। तो बीटा 7 का एक ही है बस अल्फ़ा 3, बीटा 4 का एक ही है अल्फ़ा 5। तो अगर ऐसा होगा तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे 1 1 और इंजेक्टिव। ये ठीक है, ये हो गया देखो इसको बोलने का पहला तरीका। ठीक है, नोट 1। इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका क्या हो गया, इफ फंक्शन इज 1 1 देन नो हॉरिजॉन्टल लाइन विल intersect, no horizontal line will intersect with its graph more than once। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कुछ भी खींचे तो उस लाइन के सभी पॉइंट्स पे y फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लिया एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर जाए, ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर जाए, तो उन दोनों पॉइंट पे y तो सेम होगा, और अगर वो 2 पॉइंट ऑफ कोर्स अलग अलग होगा, तभी 2 पॉइंट बोल रहे हैं, वो 2 पॉइंट अलग अलग हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट अलग अलग आएंगे। तो उन अलग अलग x पे सेम y आ गया तो फिर वो 1 1 तो बचा ही, उसको तो हम मैनी 1 बोलेंगे। ठीक है,
तो कोई भी अगर हमने लाइन खींची, देखो वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो वो तो ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट ही नहीं कर सकता, वरना तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, वर्टिकल लाइन मान लिया ग्राफ को 2 बार कट कर जाए तो उस वर्टिकल लाइन पे एक्स फिक्स्ड होता है। वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे सबके लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर मान लीजिए ग्राफ को 2 बार कट कर जाए तो एक ही एक्स पे 2 डिफरेंट वाई आ गए तो वो तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी तो बात उठेगी नहीं कभी भी कि वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है। वर्टिकल लाइन तो या तो कट ही नहीं करेगा किसी भी फंक्शन के ग्राफ को, और कट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करेगा बस, या तो 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार भी कट कर सकता है। ठीक है, फंक्शन तो डिफाइन होगा। अब उसी के अंदर हमने 2 पार्ट कर दिए कि अगर हर हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम एक ही बार कट करेगी, मतलब या तो कट ही ना करे या फिर एक ही बार कट करे, तब तो वो हो जाएगा 1 1। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर गया, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा मैनी वन। ठीक है, इसमें भी केवल 2 ही क्लासिफिकेशन है। अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन ही होगा, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस यही बोला है। तो जैसे मान लिया ये ग्राफ हुआ, ठीक है, दूसरा ये ग्राफ हुआ, तीसरा मान लिया ये ग्राफ हुआ, तो दिस इज नॉट 1 1, क्योंकि इसमें एक लाइन ऐसा आ गया कि ये मान लिया x की वैल्यू अल्फा है, ये x की वैल्यू बीटा है, ये x की वैल्यू गामा है। अलग अलग x की वैल्यू पे y की वैल्यू सब पे सेम है y1। ये ठीक है, तो x बराबर अल्फा रख के भी y1 आ रहा है, बीटा रख के भी y1 आ रहा है, गामा रख के भी y1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 1 है या मैनी वन, इस बात का क्वेश्चन ही नहीं उठता, बिकॉज इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ये तो फंक्शन ही नहीं, तो 1 1 है या मैनी वन है उसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसने क्या किया कि एक ही वैल्यू ऑफ x पे अलग अलग y आ गया, ये y1 आ गया, यहाँ y2 आ गया। ठीक है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो इसमें देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो वो एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार कट करे ही करे। मान लेगा केवल ग्राफ इतना ही और मैंने यहाँ पे लाइन खींचा तो उसने कट ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, बस एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये 1 1 का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए मैनी वन का। नॉट 1 1 का मतलब क्या है, दैट इज मैनी वन। मैनी वन अभी आगे चल के इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ये मैनी वन का ग्राफ है। ठीक है, नोट 2 ये हो गया। नोट 3 इसी को बोलने का और तरीका क्या है, इफ fx1 बराबर fx2 implies x1 is equals to x2 for all x1 comma x2 belonging to domain of the function, then function is 1 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बोला कि फंक्शन की वैल्यू x1 पे एंड फंक्शन की वैल्यू x2 पे बराबर है, ठीक है, और उससे केवल एक ही कंक्लूजन ड्रॉ हो कि उसका मतलब क्या है कि x1 और x2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर केवल ये कंक्लूजन है और कोई रिलेशन ना है x1 और x2 में, तो फिर वो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये तो y की वैल्यू है, तो ये क्या बोला है कि अगर 2 जगह y की वैल्यू सेम है तो वो दोनों जगह एक ही पॉइंट होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, वरना तो 2x पे सेम y आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। इसने ये बोला है बस। ठीक है, देखो ये मैथमेटिकली इस पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन रटने की। अगर मैं बोलूँ x1 बराबर x2 इम्प्लाइज fx1 बराबर fx2, अगर मैंने ये बोला कि x1 और x2 अगर बराबर हैं तो दैट वुड इम्प्लाई fx1 बराबर fx2, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसमें कुछ 1 1 मैनी वन की जरूरत ही नहीं है। x1 बराबर x2 इम्प्लाइज fx1 बराबर fx2 का मतलब ये है कि अगर हमने 2x सेम लिए, ये ठीक, कुछ मान लिया 3 और 3 लिया, हमने लगा 3 बराबर 3, हैंस f(3) बराबर f(3), तो ये तो कोई बात ही नहीं। f(3) के बराबर तो हो गई होगा, उसमें 1 1 और मैनी वन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बट उल्टा बोलना बड़ी बात है, वो कोई इंफॉर्मेशन है। तो अगर हमने बोला कि fx1 बराबर fx2 का केवल एक ही मतलब निकले कि x1 और x2 बराबर है, दैट मीन्स इट इज ए 1 1 फंक्शन। ठीक है,
अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये तो होगा ही हमेशा, दोनों तरफ से हम f को ऐसे कट कर दें, तो नहीं कर सकते, ऐसे कट थोड़ा कर सकते हैं। तुम खुद सोचो, अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूं कि 2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कट कर दें दोनों तरफ। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये सही लिखा हुआ है, फिर भी ऐसे कट थोड़ा कर सकते हैं, 2 बराबर -2 थोड़ा हो जाएगा। या फिर और दूसरा एग्जांपल लिख लो, अगर हम बोल दें कि sin 0 बराबर sin पाई, तो ये भी सही है, sin 0 और sin पाई तो दोनों ही 0 के बराबर होगा, बट यहां से हम sin कट थोड़ा कर सकते हैं, ये ठीक है, हम ये थोड़ा बोलते हैं 0 बराबर पाई हो गया। तो ऐसे कट करना केवल 1 फंक्शन भी पॉसिबल है। अगर मेरे को पता है कि फंक्शन 1 है तो हम कट कर सकते हैं, वरना तो ऐसा हो सकता है कि अंदर x अलग अलग हो फिर भी y की वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया 1 बोलने का, थियोरेटिकल तरीका हो गया। प्रैक्टिकली इसको हम यूज़ करेंगे नहीं, बट फिर भी मेरे को समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट, अच्छा 1 को 1 to 1 भी बोलते हैं, ऐसी मैनी 1 को मैनी टू 1 भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। मैनी 1 बोलो या मैनी टू 1 बोलो, एक ही बात है। मैनी टू 1 फंक्शन will have at least one element in range with more than one pre-image। सही, मैंने इसने क्या बोला है कि मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जिसकी रेंज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज आ रही हो। एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 कितना भी आए, एक से ज़्यादा आ गया तो फिर वो मैनी 1 हो गया। ठीक, इसी को पिक्टोरियली कैसे बोल सकते हैं, A to B मान लिया, α1 α2 α3 α4, मान लिया β1 β2 β3 β4। अगर मान लिया इसका इमेज है α2 का ये, α3 का ये, α4 का ये, तो ये फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैनी 1, क्योंकि ये एलिमेंट आ गया रेंज का, ये वो y आ गया जिसके लिए x एक से ज़्यादा रहे। ठीक है, α2 α3 2x आ गया इसके लिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा हुई ग्राफिकली, ग्राफ ऑफ मैनी 1 फंक्शन will intersect at least one horizontal line more than once। ठीक है, कोई मैनी 1 फंक्शन है तो कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसा जरूर मिलेगा जो उसके ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे। ठीक है, एक से ज़्यादा बार कट करे। ठीक है, तो जहाँ पे कट कर रहा होगा वहाँ पे y तो सेम आएगा बट x का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो कुछ भी समथिंग लाइक दिस, ये 2 पॉइंट हो गए जहाँ पे y सेम है बट x अलग अलग है, x1 x2 है बट y का वैल्यू एक ही है। तो ये ग्राफ हो गया मैनी 1 फंक्शन का। ये ठीक है, 1 समझ में आया, तो ये तो एग्जैक्टली उसी चीज़ को काइंड ऑफ रिपीट किया जा रहा है। ये ठीक है, फॉर
मैनी वन फंक्शन f(x1) बराबर f(x2) डज नॉट इम्प्लाई x1 बराबर x2। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि x1 पे और x2 पे वैल्यू बराबर है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि x1 और x2 भी बराबर होगा। ठीक है, मैनी वन फंक्शन के लिए। थर्ड, इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 then it will be many one. If function is not 1 to 1 then it will be many to 1. उसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हो गए। अगर हम लोगों के many one नहीं है that would mean it is 1 1. ठीक है, ये तो हो गई चलो डेफिनेशंस की बात। तो एक बार तो पॉज करके नोट इट डाउन। ये तो हो गया भाई डेफिनेशन वगैरह की बात हो गई। अब अगर क्वेश्चन में हमें दिया जाए कि 1 1 और मैनी वन फंक्शन पहचानना है तो उसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। देखो 1 1 और मैनी वन पहचानने के लिए हमारा पहला अप्रोच क्या होगा कि हम मैनी वन ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे ये फंक्शन मैनी वन तो नहीं है। उसका मतलब क्या है कि आई विल सर्च कि मेरे को कोई 2x ऐसा मिल जाए जहाँ पे इसके y की वैल्यू बराबर आ जाए, सेम y आ जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं मैनी वन फंक्शन। कोई भी 2x ऐसा मिल जाए जहाँ पे y की वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कितना हो जाएगा? मैनी वन। ठीक है, तो अब देखो जो हमने अभी तक टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं उसमें अगर फंक्शन इवन फंक्शन हो जाए तो इवन का मतलब क्या होता है कि अल्फा पे जो वैल्यू आ रहा है माइनस अल्फा पे भी वही वैल्यू आएगा। तो अल्फा और माइनस अल्फा दो अलग अलग एक्स पे अगर सेम वैल्यू आ गया, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन। दो डिफरेंट एक्स पे अगर सेम वाई आ जाए तो फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है, तो अगर इवन फंक्शन है तो पक्की बात है मैनी वन है, क्योंकि अलग अलग एक्स पे सेम वाई आ गया। अगर ऑड फंक्शन है तो कुछ नहीं कह सकते, ऑड तो 1 1 मैनी वन दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अल्फा और माइनस अल्फा पे एक पे वैल्यू बीटा आएगा, एक पे वैल्यू माइनस बीटा आएगा, बट उसका ये मतलब थोड़ा कि और कहीं वैल्यू सेम नहीं आ सकता। ठीक है, अल्फा और माइनस अल्फा पे वैल्यू सेम नहीं आया चलेगा, बट और कहीं तो वैल्यू सेम आ ही सकता है, और कहीं से। तो ऑड फंक्शन में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, वो तो फिर फंक्शन की और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि क्या कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हो गया कि अगर इवन फंक्शन है तो पक्की बात है मैनी वन होगा। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन तो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? मैनी वन। वो तो इन्फाइनाइट बार रिपीट करेगा, तो एक ही वाई की वैल्यू इन्फाइनाइट बार मिलेगी, तो वो मैनी वन हो गया। और तीसरा फंक्शन जैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे क्या है कि अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाएं इधर तो भी ग्राफ इन्फिनिटी को जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तरफ ले जाएं तो भी ग्राफ इन्फिनिटी को जाएगा। तो अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो बीच में तो वो कुछ ऐसे मिल रहा होगा, तो एक लाइन तो पक्का खींचेगा जो इसको एक से ज़्यादा बार कट कर पाए। तो अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो पक्का मैनी वन होगा। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे, मान लिया इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और हम उसका डोमेन रिड्यूस कर दें, डोमेन कट कर देंगे, यही डोमेन है, तो फिर तो 1 1 मैनी वन कुछ भी हो सकता है। बट अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है एंड डोमेन आर है तो फिर पक्की बात है कि वो कुछ भी लिखा हो मैनी वन ही होगा। ठीक है, और डिग्री पॉलिनोमियल का कोई कुछ नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने केवल x⁵5 लिख दिया बस, और कुछ नहीं लिखा, तो x⁵5 तो एक और डिग्री पॉलिनोमियल है एंड इट विल बी 1 1। अगर मैं लिख दूं x⁵5 माइनस एक्स कर दूं तो अभी भी और डिग्री पॉलिनोमियल है,
बट इट विल बिकम मेनी वन। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कोई मेरे को फंक्शन मिले, उसमें हम तुक्के से 2 वैल्यू रखें एक्स का और उसका वैल्यू 0 हो जाए, मतलब तुक्के से हमें रूट मिल जाए 1 से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स मेनी वन, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई भी 2x मेरा को ऐसा मिल जाए जहाँ पे y की वैल्यू सेम आ रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला, इवन फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है, इवन फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, या फिर फंक्शन जिसके मल्टीपल रूट्स दिखाई दे जाएं, तो ये तो पक्की बात है मेनी वन हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो गया, जैसे मान लिया अगर मैंने साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन के ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है। साइन एक्स स्क्वायर में पीरियोडिक फंक्शन तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर फंक्शन है साइन वो तो पीरियोडिक है, इसके अंदर ना तो लीनियर आया ना पीरियोडिक आया, तो ये तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन भले ही हो बट होगा तो फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँ तो साइन की वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करती रहेगी -1 और 1 के बीच में। तो पीरियोडिक क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा, देखो पीरियोडिक फंक्शन के केस में जो फ्लक्चुएशन होता है ये, ठीक है, वो सिमिलर होने चाहिए, मतलब वो एक जैसी रहनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे जो साइकिल की लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स स्क्वायर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो फ्लक्चुएट तो -1 और 1 के बीच में ही करेगा, बट उसकी साइकिल की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, जितना आगे जाएंगे ना उतनी कम दूरी पे इट विल फ्लक्चुएट। ठीक है, साइकिल जो है वो स्क्वीज होती चली जाएगी, तो इसलिए इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक जैसा ग्राफ तो नहीं बनना। तो इस तरह के फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस को भी हम क्या बोलेंगे, मेनी वन। ठीक है, तो हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे। बाई चांस हमने ग्राफ बनाया और ग्राफिकली मेरे को दिख जाए कि 2x ऐसा आ रहा है जहाँ पे y सेम आ रहा है, तो मेनी वन। ठीक है, अच्छा, अब जब इनमें से कुछ भी चीज़ फिट नहीं बैठा, मतलब कहीं से भी नहीं आ रहा, वो मेनी वन नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर हम किसका हेल्प लेंगे, डिफरेंशिएशन का। अगर फंक्शन 1 1 है, ठीक है, एंड अगर उसने इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 है एंड कॉन्टीन्यूस है, मतलब उसके ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो अगर हमने उसको ऐसे इंक्रीज करना शुरू किया तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता घूमना, जैसे घूमेगा वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 2 बार कट कर जाएगा। तो अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, मतलब जिसके ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ते ही रहे, अगर वो घट रहा है तो घटता ही रहे। ठीक है, अपना मोनोटोनिसिटी का बिहेवियर है वो चेंज ना करे, मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीज ना करे। इंक्रीजिंग फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा उसके लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा उसके लिए डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड 1 1 है तो उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लस है, अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इवन फंक्शन, ये ठीक है, पीरियोडिक। अच्छा, दोबारा मैं याद दिला दूं, इवन मेनी वन होगा, ऑड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन होगा, पक्की बात है। नॉन पीरियोडिक के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, नॉन पीरियोडिक तो कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर जो है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो वो तो नॉन पीरियोडिक है बट फिर भी मेनी वन है। तो इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, इवन डिग्री पॉलिनोमियल,
will be many one functions। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फॉर ए continuous function to be 1 it should be either entirely increasing or entirely decreasing। ठीक है, या तो बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ता ही रहे, ये ठीक है, घट रहा है तो घटता ही रहे, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो फिर क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन। ठीक है, दिस विल बी मैनी वन 1 1 1 1। ठीक है, कॉन्टिन्यूस क्यों बोला? कॉन्टिन्यूस इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लिया एक फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, बट इस फंक्शन में ब्रेक आ गया तो ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, फिर भी ये 1 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ फेल हो गया? दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ब्रेक आ गया इसके ग्राफ में, ब्रेक आ गया तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। देन वी आर सपोज टू सी इट, वी आर सपोज टू एनालाइज फर्दर। तो फॉर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू बी 1 1 इट शुड आइदर बी इंटायरली इंक्रीजिंग और इंटायरली डिक्रीजिंग। ये ठीक है। नाउ इफ इट इज डिफरेंशिएबल then f dash x should not change its sign। ये ठीक है, then f dash x should not change its sign। f dash x का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, या तो f dash x हमेशा ही पॉजिटिव रहे या फिर वो हमेशा ही नेगेटिव रहे, बस ये बोला इसने। तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। Identify 1 1 or many one function first।
So you are supposed to pause the video and solve it. Of course I am going ahead. ठीक है, इधर आई एम राइटिंग 1 1 मैनी 1, ठीक है, एंड इधर आई एम राइटिंग एक्सप्लेनेशन कि वाई वी आर कॉलिंग इट 1 1 और मैनी 1. तो पहला एक्स क्यूब माइनस दिस इज मैनी 1. रूट इसका मिल जाएगा मल्टीपल रूट्स, ठीक है. एक्स बराबर 0 रखें ये, ठीक है, या फिर एक्स बराबर 2 रखें, 0 ही वैल्यू आएगी इसकी, तो ऐसे बोल सकते हैं. और डिग्री पॉलिनोमियल है, इससे तो कुछ नहीं पता लगेगा. और डिग्री पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, 1 1 मैनी 1. सो दिस इज वन एक्सप्लेनेशन. मैनी 1 साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स है तो ये तो पीरियोडिक है, ठीक है. दिस इज अगेन मैनी 1. अब tan एक्स स्क्वायर में देखो, एक तो बहुत सिंपल हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो tan एक्स स्क्वायर विल बिकम 0. अगर हम x की वैल्यू रूट पाई रखते हैं, पाई का स्क्वायर रूट, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा, tan पाई 0 हो जाएगा, ठीक है. तो इसको एक एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं, f0 एंड f ऑफ रूट पाई बराबर है. तो इफ आई एम एबल टू फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज टेकिंग सेम वैल्यू, दिस इज सफिशिएंट. आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं ये, ठीक है. और हम इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि दिस इज फ्लक्चुएटिंग. tan एक्स स्क्वायर में देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर आया दैट इज नॉन पीरियोडिक नॉन लीनियर, तो ये पीरियोडिक तो नहीं है. बाहर वाला tan पीरियोडिक है, उसके अंदर नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक फंक्शन आया, तो ये पूरा फंक्शन एज ए होल पीरियोडिक तो नहीं है, ठीक है, बट फ्लक्चुएटिंग है. ग्राफ इसका बार बार माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, ठीक है. tan के तो ग्राफ में अगर पाई का इंक्रीमेंट हो जाए, tan के अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर पाई का इंक्रीमेंट हो जाए तो वो तो अपनी पूरी साइकिल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की मार देगा. तो इसमें तो पाई का इंक्रीमेंट इन्फाइनाइट पार हो जाएगा. अगर हम एक्स को 1 से ले जाना चालू करें तो 1 से लेके 3 तक गए तो एक्सेस का वैल्यू 1 से लेके 9 तक जाएगा. 1 से लेके 9 तक में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8 का. 8 के अंदर तो पाई की 2-3 साइकिल आ जाएंगी, तो उसमें तो 2 बार 3 बार 1 से लेके केवल 3 तक जाने में एक्स एक्सिस के ऊपर 1 से 3 तक जाऊं तो उसी में 2-2.5 साइकिल आ जाएगा पूरा tan एक्स स्क्वायर का, ठीक है. दिस इज मैनी 1. रीजन क्या है, हाईएस्ट पावर इसका है 18, तो रीजन क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है. tan रूट एक्स, ये भी अगेन वी कैन गिव सेम लॉजिक, f ऑफ पाई स्क्वायर एंड f ऑफ 0, ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है. tan इनवर्स x इज 1 1. क्यों, अभी तो ग्राफ से यूज कर सकते हैं, ठीक, ग्राफ से देख सकते हैं. tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो ये तो 1 1 है, ये तो लगातार इंक्रीज कर रहा है. x प्लस 2 कॉस एक्स, तो x प्लस 2 कॉस एक्स में क्या है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये ठीक है, डी डी एक्स करें तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है. अब इसमें अगर साइन एक्स हाफ से बड़ा हुआ तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर साइन एक्स हाफ से छोटा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब एफ डैश इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स साइन, तो फिर ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1. और रीजन क्या है, एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन. अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है उसका मतलब क्या है कि कहीं इंक्रीज करेगा कहीं डिक्रीज करेगा. ग्राफ कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता, 2 cos x में भी कोई ब्रेक नहीं आता, तो x प्लस 2 cos x में भी कोई ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है. इसमें क्या है, अगर हम डी डी एक्स करें तो डिफ्रेंशिएट करने पे ऐसा आएगा 3 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, वो आ जाएगा 3 प्लस साइन 2x, ठीक है. अब साइन 2x की वैल्यू कुछ भी हो, -1 और 1 के बीच में ही होगा. 3 प्लस साइन 2x ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. तो उसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है तो 1 1, ठीक है. एज फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग.
ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 9th एग्जाम्पल आया e⁻ sin x। तो अब देखो f ऑफ जी एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स वो तो पीरियोडिक है, sin x तो पीरियोडिक होगा। तो अगर f ऑफ जी एक्स में जी एक्स पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक होता है विद सेम पीरियड। तो ये क्या हो गया, मैनी वन, एंड रीजन क्या है, पीरियोडिक, फंक्शन इज पीरियोडिक। ठीक है, तो नोट इट डाउन। अच्छा ठीक है, बिफोर गोइंग टू दोज एग्जाम्पल्स वी कैन राइट ए स्मॉल नोट। अगर देखो एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसमें हमने दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग जोड़ा, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम डेरिवेटिव से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लिया f प्लस जी लिखा है, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश प्लस जी डैश आएगा। अब देखो f और g अगर दोनों ही इंक्रीजिंग है तो f डैश भी पॉजिटिव होगा, g डैश भी पॉजिटिव होगा, f डैश प्लस g डैश भी पॉजिटिव होगा। तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया f प्लस जी का वो पॉजिटिव आया, तो हेंस इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, सेम वे वी कैन एक्सप्लेन दिस। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग में ये ठीक है कुछ भी हो सकता है, नथिंग कैन बी सेड। मतलब इसमें तो क्या है, हमने ये जानने की जरूरत ही नहीं कि फंक्शन क्या क्या है। अगर पहला फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दूसरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उनका सम इंक्रीज करेगा चाहे फंक्शन कुछ भी हो। ठीक है, इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में भी ऐसा ही है, अगर दो फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तो वो चाहे फंक्शन कुछ भी हो, समेशन डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, बट अगर एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है तो समेशन फंक्शन क्या करेगा, वो उन फंक्शंस पे डिपेंड करेगा कि उनका रिलेटिव क्या है। हो सकता है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा हो, ये आराम आराम से कर रहा हो, तो ये डोमिनेट कर जाए और ये पूरा फंक्शन इंक्रीज कर जाए। ये ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पूरा फंक्शन डिक्रीज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इंक्रीज करे कहीं डिक्रीज करे, तो वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जब तक मेरे को फंक्शन नहीं बताया जाता तब तक आई कैन नॉट कॉमेंट। ठीक है, तो उसके लिए तो बट एक बार फंक्शन बता दिया, ये ठीक है, अगर मैंने एक फंक्शन इंक्रीजिंग बता दिया और एक डिक्रीजिंग बता दिया, अब मैंने बोला कि दिस प्लस दिस क्या करेगा, तो फिर तो हमें डेरिवेटिव के एनालिसिस को यूज करके बताना पड़ेगा ना कि इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है, फिर तो एक डेफिनेट आंसर देंगे। ऐसे नहीं बोल सकते कि नथिंग कैन बी सेड। ये ठीक है, ये तो हमने जब बोला है जब मेरे को फंक्शन पता नहीं। फंक्शन अगर पता है फिर तो डिफरेंशिएट वगैरह करके बताएंगे इन जनरल। ये ठीक है, अब इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग हो गया, इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इंक्रीजिंग माइनस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर ऐसे आ जाए इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो माइनस डिक्रीजिंग इज बेसिकली इंक्रीजिंग। किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन के आगे माइनस लगा दें तो डिक्रीजिंग फंक्शन था, जब उसका हमने डेरिवेटिव निकाला तो वो नेगेटिव आएगा। अब मैंने आगे अगर एक माइनस लगा दिया तो वो वापस पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो माइनस ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन एंड माइनस ऑफ ए डिक्रीजिंग फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग के कैटेगरी में आ गया, क्योंकि माइनस ऑफ दिस इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग तो ऐसे करके इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया। ठीक है, अगर हम बोलें कि इंक्रीजिंग फंक्शन इनटू इंक्रीजिंग फंक्शन तो नथिंग कैन बी सेड अगेन इन जनरल। ठीक है, फंक्शन पे डिपेंड करता है क्या है।
क्यों नहीं कह सकते? तो तुम अपने आप सोच सकते हो कि ये मान लिया दो फंक्शन है, एक f लिखा है एक g लिखा है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ऐसे आ जाएगा f डैश g प्लस g डैश f। अब दोनों इंक्रीजिंग है तो मतलब f डैश भी पॉजिटिव है g डैश भी पॉजिटिव है, बट f और g की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, f और g तो नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरा फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये बोलें कि f और g इंक्रीजिंग है प्लस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है हमेशा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि फिर तो पक्की बात है कि ये इंक्रीजिंग होगा, बट इन जनरल कुछ नहीं बोल सकते जब तक मेरे को फंक्शंस के बारे में ना पता हो, ठीक है। और ऐसे इंक्रीजिंग इनटू डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब अगर इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग आया, देखो इसमें और इसमें अंतर है। ये तो हो गया प्रोडक्ट हो गया टू फंक्शन का, तो ये तो ऐसे हो गया ई रेस्ट पर एक्स मान लिया इनटू साइन इनवर्स एक्स, ये तो इस तरह की चीज होगी कि ई रेस्ट पर एक्स भी इंक्रीजिंग है साइन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग है, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया। बट अगर मैं लिख दूं ई ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये इस तरह की चीज होगी कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग। इसमें तो अगर दोनों सेम होगा तो इंक्रीजिंग ही आएगा, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्यों होगा करके देख लेते हैं चेन रूल से। अगर f ऑफ जी एक्स लिखा है, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ऐसे आ जाएगा f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब मान लिया f और g दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, ये भी डिक्रीज कर रहा है ये भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों ही फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो ये f डैश ऑफ एनीथिंग विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, g डैश भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, इसलिए डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग विल बिकम इंक्रीजिंग, तो वो उल्टा हो जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा कि एक इसमें नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वो नेट नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो x प्लस एल एन एक्स में हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं 1 1, यही वाली चीजें यूज करके। कैसे? x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, एल एन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो x प्लस एल एन एक्स का वैसे जो डोमेन होगा, मतलब जितने पोर्शन में ग्राफ आएगा वो तो r प्लस ही होगा, क्योंकि एल एन एक्स केवल जीरो के आगे आगे ही डिफाइन होगा, तो एल एन एक्स जो जीरो के आगे आगे डिफाइन होगा जिसमें इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, उसमें ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है वैसे, बट इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग विल बी इंक्रीजिंग, ये ठीक है। डेरिवेटिव से भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 अपॉन एक्स का सॉरी एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड एल एन एक्स की वजह से x नेगेटिव हो नहीं सकता, तो केवल x पॉजिटिव की ही बात चल रही, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो वो पूरा पॉजिटिव ही होगा, हैंस इंक्रीजिंग होगा, ये ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? तो वो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं और हम डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब और ये भी इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो, ऐसे बनता है, इंक्रीज करता है हमेशा, ई रेस्ट पर एक्स का भी इंक्रीज करता है, तो इसलिए ये भी 1 1 हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स, देखो इसमें तुक्के से अगर मैं 0 रखूं तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 रखें तो भी 0 हो जाएगा, तो ये तो मैनी 1 हो गया। ऐसे कर सकते हैं f0 बराबर f ऑफ 1, ये तो तुक्के से हो गया। और क्या हो गया? और मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं कि इसका साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। tan x प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अगर हम जाएं 0 से लेके मान लिया 3 पाई तक, 0 से लेके 3 पाई तक जाए तो tan का आर्ग्यूमेंट 3 पाई से बढ़ेगा, तो जैसे ही उसका आर्ग्यूमेंट 0 से पाई तक गया वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। फिर जैसे ही हम पाई से 2 पाई तक जाएंगे वो फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, फिर 2 पाई से 3 पाई तक जाएंगे,
फिर वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला टर्म तो पूरा आर प्रोड्यूस कर रहा है केवल 0 से 3 पाई तक जाने में ही, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बेचारा आराम आराम से चल रहा होगा, ये ठीक है। 3 पाई का स्क्वायर, ये ठीक है, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पाई इज 9 पॉइंट समथिंग, उसका स्क्वायर मतलब 81 तक, तो ये तो 0 से लेके 81 तक जाएगा। अब अगर एक नंबर 0 से 81 तक जा रहा है और दूसरा नंबर बार बार इन्फिनिटी जा रहा है, तो उनका सम जो है वो बार बार इन्फिनिटी जाएगा, दूसरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि 10x का वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन्फिनिटी से जाने से रोक ले उसको। तो इस पूरे का वैल्यू केवल अगर हम 0 से 3 पाई तक जाएं तभी क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी मतलब बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक पूरा वैल्यू गया, फिर दोबारा गया, फिर तीसरी बार गया, तो एक लाइन खींचेगी तो वो तो इसको 3 बार कट करेगी। तो दैट वुड मीन इट इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और इसका रीजन क्या आ गया, एज 10x will take values या all values in R multiple time। ये कोई अगर हम एक इंटरवल उठा लें 0 से 3 पाई का, उसी में 3 बार वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। 10x क्यूब मैनी वन, वो वैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि f ऑफ 0 एंड f ऑफ क्यूब रूट ऑफ पाई। तो क्यूब रूट ऑफ पाई रखेंगे तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा, पाई। 10 पाई विल बी 0, ठीक है। दिस इज 1 क्यों, e रेज टू पावर कॉट इनवर्स लिखा है, तो ये तो f ऑफ gx टाइप चीज हो गई। e रेज टू पावर x इंक्रीजिंग होता है और कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनाते हैं लगातार डिक्रीजिंग, ये ठीक ग्राफ से याद कर रखा होगा। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग हो गया, मतलब इस कैटेगरी में आ गया, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग। तो ये तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स x अपॉन x माइनस 1 में क्या है, देखो साइन इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, वो 1 फंक्शन है, वो किसी भी दो जगह पे सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकता। x अपॉन x माइनस 1 जो है वो भी 1 फंक्शन है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा x अपॉन x माइनस 1 का, वो भी किसी 2x पे सेम वैल्यू नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा अलग अलग वैल्यू ही प्रोड्यूस करेगा, ये ठीक है, सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकता। साइन इनवर्स जो है वो उसको अगर अलग अलग वैल्यू मिलेगा तो वो भी डिफरेंट वैल्यूज ही प्रोड्यूस करेगा, सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसका मतलब क्या है कि ये भी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा हो गया कि f ऑफ gx में 1 ऑफ 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया, 1 ऑफ 1। मैं 0 नहीं लिखे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुना, तभी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो 1 तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन तो हर x की वैल्यू पे सेम ही y आ रहा है, तो ये तो मैनी वन है, ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। अब 18th पार्ट के लिए पहले तो पॉज करके एक बार नोट कर लिया। ठीक है, देखो 18th में क्या है, ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स x। तो देखो इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, ये ठीक है। इसका डोमेन क्या है, R,
तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया -1 to 1। तो ये पूरा फंक्शन केवल -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है और कहीं डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब ये जो x² - 4x + 7 है, इसके लिए तो x बराबर 2 पे यहाँ पे कहीं आएगा, तो -1 to 1 मतलब इतना ही ग्राफ हमारा वैलिड है, बाकी सब मिटा दिया और कहीं ये यूज ही नहीं होगा क्योंकि पूरे फंक्शन का डोमेन केवल -1 to 1 है। अब ये -1 to 1 में तो इन डोमेन के अंदर ही बात चली और कहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है क्योंकि नीचे जा रहा है ग्राफ लगातार। ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऑफ कोर्स ऐसे होता है, तो ये भी -1 to 1 में कॉस इनवर्स x भी डिक्रीजिंग हो गया, तो इनका जो सम आएगा वो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग विल बी डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो फिर ये क्या हो गया 1 1। ठीक है, हेंस इट विल बी ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो स्टॉप इट एंड नोट इट डाउन। नाइनटीन्थ क्या है, साइन ऑफ e⁻⁻⁻⁶। ठीक है, 19th में भी थोड़ा एनालिसिस खर्च होगा। देखो e⁻⁻⁻x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये y e⁻⁻⁻x। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में इसका डोमेन क्या कर दिया है, लिमिट, कि x केवल हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे, 0 के आगे ही लेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि केवल इतना वैल्यू यूज होगा। ठीक है, इतना वैल्यू यूज होगा, तो ये तो 1 हो गया। साइन के अंदर जो नंबर आ रहा है e⁻⁻⁻x, वो e⁻⁻⁻x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को ले जाऊं 0 से इन्फिनिटी तक, तो e⁻⁻⁻x का वैल्यू केवल 0 से 1 तक जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब 0 से 1 तक भी बस एक बार जाएगा, ऐसे नहीं कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू रिपीट हो रहा है बार बार, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल एक बार 0 से 1 तक जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अगर ये 0 से 1 तक जाएगा तो साइन को ये, ठीक है, 0 से 1 तक ऐसे जाएंगे। तो अगर हम 0 से 1 तक जाएं या फिर 1 से 0 तक जाएं, एक ही बात है। अगर हम 1 से 0 तक जाएं लगातार, यहाँ पे वैल्यू 1 के आसपास है, मतलब 1 नहीं है बट ठीक है, ओपन 1 से अगर 0 तक जाएं तो ये भी वैल्यू ओपन 1 से 0 तक अगर साइन का आर्ग्यूमेंट देखेगा तो वो भी सारी वैल्यूज साइन 1 से साइन 0 मतलब 0 तक प्रोड्यूस कर देगा, बस एक ही बार प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू का रिपीटिशन नहीं हो पाएगा। तो हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। दिस इज ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि अगर हम x को ले जाएं 0 से इंफिनिटी तक, तो e⁻⁻x का वैल्यू जाएगा 1 से 0 तक विदाउट रिपीटिशन। ये ठीक है, विदाउट रिपीट किए हुए 1 से लेके यहां तक जाएगा। तो साइन ऑफ e⁻⁻x का वैल्यू भी साइन 1 से साइन 0 तक जाएगा विदाउट रिपीटिशन। यानी कोई वैल्यू 2 बार नहीं आएगा, बस एक एक बार ही जनरेट होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं 20th पे। 20th को देखो करने का एक तरीका तो यह है, x² - 2x + 3 अपॉन x² + x + 1। ये ठीक है, ये मान लिया इसको हमने डिफरेंशिएट किया f', तो ऊपर से कितना आ जाएगा 2x - 2 इंटू x² + x + 1 माइनस 2x + 1 इंटू
होल डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, एक्स क्यूब का टर्म यहाँ से कितना आएगा 2x क्यूब, यहाँ से कितना आएगा 2x क्यूब, वो तो कैंसिल, और कोई x क्यूब आएगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म देखो, यहाँ से -2x स्क्वायर, यहाँ से +2x स्क्वायर, तो वो तो आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से +x स्क्वायर, ठीक है सही बोला है ना, -2x स्क्वायर, और एक यहाँ से बनेगा +2x स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया, यहाँ से -4x स्क्वायर, और यहाँ से +x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर, इस माइनस के साथ कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये तो x स्क्वायर हो गया, अब x देखा, यहाँ से -2x, यहाँ से +2x, तो ये भी 0, यहाँ से x का टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। इसमें x देखा तो यहाँ से -2x प्लस का 6, तो प्लस का 4 माइनस ये, तो -4x, कांस्टेंट टर्म यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा -3, तो इट विल बी -5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक आया है, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक आया है ये वाला, ठीक है, इसका d पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स रियल हैं। अगर रूट्स रियल हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा, नेगेटिव वैल्यू भी लेगा, रूट्स के बीच में नेगेटिव हो जाएगा और बाकी उसके बाहर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो एफ डैश पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो एफ इंक्रीज भी करेगा एंड डिक्रीज भी करेगा। तो फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग भी हो गया, डिक्रीजिंग भी हो गया, तो मैन्युअल। ये आ गया, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग भी है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।